हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। 9 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आप सीक्वेंस में इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें। इस चैप्टर के रिवीजन नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इस चैप्टर को ईजिली रिवाइज भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, ये हमारी क्लास 6 हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के बाद हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करें चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से होती है जिसमें मरुस्तामी है। मरुस्तामी क्या करती है, अपने भाई के साथ घूमने जाती है। तो उसका भाई उसको पथरीले रास्ते, डस्टी रास्तों से होते हुए कुतुब मीनार के सामने से लेकर जाता है और एक आयरन पिलर के सामने उसको खड़ा कर देता है। और जब वो उस आयरन पिलर को देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस उसको मिलता है। तो वही हम देखेंगे कि किस आयरन पिलर की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है द आयरन पिलर, हमारा पहला टॉपिक है। उससे पहले समझ लो कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो इमारतें होती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ सेकंड पार्ट में हम पेंटिंग्स देखेंगे और लास्ट में हम कुछ बुक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग्स में सबसे पहले हमें आयरन पिलर के बारे में पढ़ना है। तो द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज़ द रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। तो ये जो आयरन पिलर की बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर, ये आयरन पिलर कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के मेहरौली में। और ये जो कुतुब मीनार का परिसर है उसी के अंदर आता है। इसकी हाइट लगभग 7.2 मीटर है और इसका वेट लगभग 3 टन है, यानी कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो। इसको लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। वी नो द डेट बिकॉज, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो 1500 साल पहले बनाया गया है, हमको पता कैसे लगता है कि इसको 1500 साल पहले बनाया गया था? तो ये हमें इसलिए पता चलता है कि इसके ऊपर ना हमको कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं पिलर्स के ऊपर इसके, और उसके ऊपर एक रूलर का नाम मेंशन है जिसका नाम है चंद्र। और इससे हमको ये पता लगता है कि प्रोबेबली ये जो आयरन पिलर है ये गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता है और उसी टाइम का है। और अमेजिंग बात यह है कि आज तक 1500 साल हो गए इस आयरन पिलर को, उसके बावजूद इस पर ना ही कोई रस्टिंग हुई है, ना इसकी खूबसूरती कम हुई है। ठीक है, तो ये रहा आयरन पिलर जो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और हमारे जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे उनकी स्किल्स को दर्शाता है। नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन। अब कुछ बिल्डिंग्स देखेंगे जो ब्रिक्स और स्टोन से बनी होती थी, जिसमें बेसिकली हम स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप किसे बोलते हैं ये समझेंगे। द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव बीन सर्वाइव्ड सच ए स्तूप। तो जिस तरीके से हमने अपने क्राफ्ट पर्सन के स्किल्स को देखा था आयरन पिलर के थ्रू, सेम उसी तरीके से स्तूप जो है उससे भी हमको हमारे जितने भी क्राफ्ट पर्सन हैं उनके स्किल्स के बारे में पता लगता है कि वो लोग कितने स्किल्ड थे आज से इतने साल पहले। तो जो वर्ड स्तूप है इसका मतलब होता है माउंड या फिर टीला, जिसको हिंदी में बोलते हैं। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूप, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल, दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर। अब स्तूप जो होते हैं ना वो बेसिकली माउंड होते हैं, टीले होते हैं। अब ये टीले कई टाइप के होते हैं, कुछ लंबे भी होते हैं, कुछ टॉल भी होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, अलग अलग टाइप के हमको स्तूप देखने को मिलते हैं। बट इन सारे स्तूपों में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है। वो चीज़ क्या है कि जनरली इसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स रखा होता है सेंटर के अंदर। अगर ये कोई स्तूप है तो इसका जो सेंटर होगा वहाँ पे हमको एक बॉक्स रखा हुआ मिलेगा एट द सेंटर और हर्ट ऑफ द स्तूप। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन्स, एशिस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोवर्स। ये जो स्तूप के अंदर हमको बॉक्सेस रखे हुए हैं इसके अंदर क्या मिलता है? जो बुद्धा या फिर उनके फॉलोवर्स थे उनके रिमेन्स, जैसे कि टीथ, बोन, एशिस, या उसके साथ साथ वो जिन चीज़ों को यूज करते थे वो चीज़ें, या फिर प्रीसियस स्टोन और कॉइन्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हमको इस बॉक्स के अंदर रखी हुई मिलती हैं। और द थिंग्स दे यूज, जो चीज़ें वो यूज करते थे, उसी के साथ साथ प्रीसियस स्टोन या फिर कॉइन्स, ये सब चीज़ें हमको इस बॉक्स के अंदर रखी हुई मिलती हैं। दिस बॉक्स नॉन एज रेलिक कैसेट। अब याद रखना कि ये जो बॉक्स की बात हो रही है इसका नाम क्या है? रेलिक कैसेट। तो रेलिक कैसेट अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप आंसर दे सकते हो कि जो स्तूप के अंदर, जो स्तूप का सेंटर होता है वहाँ पे जो बॉक्स रखा होता है उसको रेलिक कैसेट बोलते हैं। वाज कवर्ड विद अर्थ। शुरुआत में क्या था कि जब स्टार्टिंग में स्तूप बनाए गए तो सबसे पहले इस बॉक्स को रखा गया, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के एक टीला सा बना दिया। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक्स आर एडेड ऑन टॉप। उसके कुछ समय बाद देखोगे तो कुछ मड के ब्रिक्स या फिर पके हुए ईंटों का जो बेकेड ब्रिक्स होते हैं उनका यूज करके इन स्तूपों को बनाने लग गए ये लोग। एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब। और उसके बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि डोम लाइक स्ट्रक्चर इनको बनाया गया और उसके ऊपर
बड़े बड़े स्टोन के स्लैब्स रखे गए। तो धीरे धीरे देखोगे डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ इन स्तूपों का। पहले मिट्टी के बनते थे, फिर धीरे धीरे पत्थरों ईंटों के बनाने लग गए, उसके बाद बड़े बड़े जो स्टोन स्लैब्स होते हैं उनका यूज करके इनको बनाया जाता था। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ was laid around the स्तूप, दिस was surrounded with railings। ये जो स्तूप होता था इसके चारों तरफ एक रास्ता होता था जिसके लोग चक्कर लगाते थे, इसको बोला जाता था क्या, प्रदक्षिणा पथ। was laid around the स्तूप, this was surrounded with railings, इसके चारों तरफ रेलिंग्स लगी होती थी। एंट्रेंस टू द पाथ was through gateways, और इन रास्तों पे कैसे जाया जाता था, जो मेन गेटवेज होते थे उनके थ्रू। डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो लोग इस स्तूप में एंटर करते थे तो ये जो प्रदक्षिणा पथ है इसमें लोग क्लॉकवाइज घूमते थे। एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, एक भक्ति के रूप में लोग इसके चारों तरफ घूमते थे। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, और ये जो हमको गेटवेज मिलते हैं, रेलिंग्स मिलती है, इन पे भी हमको बहुत सारी डेकोरेशंस मिलती हैं स्कल्पचर्स के साथ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्तूप दे रखा है जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है द ग्रेट स्तूप एट सांची, मध्य प्रदेश। स्तूप लाइक वन वर बिल्ड वर ओवर सेवरल सेंचुरीज, इस टाइप के स्तूप जो हैं वो कई वर्षों तक, कई सदियों तक बनते रहे। वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका, जबकि जो ब्रिक माउंट्स है वो हमको अशोका के टाइम पे देखने को मिलती है, और रेलिंग और गेटवेज जो हैं वो उनके बाद के रूलर्स ने बनवाई होगी। यानी कि स्टार्टिंग में खाली अशोका के टाइम पे सिंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसके बाद लेटर रूलर्स जो आए उन लोगों ने रेलिंग्स वगैरह, गेटवेज वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवाया। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको ये, आपके पास अगर 200 रुपये का नोट है, 200 रुपीज़ का करेंसी नोट है, तो उसको आपको पीछे की तरफ देखना है कि उस पर कौन सी इमेज बनी हुई है, और कमेंट में इसको ज़रूर लिखना कि आपने उसमें क्या पाया। नेक्स्ट आते हैं फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। दिस वाज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड, मैनी ऑफ द स्टोन्स कार्विंग फॉर डेकोरेटेड द स्तूप वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। तो अमरावती देखोगे तो वहाँ पे भी एक बहुत विशाल स्तूप हमको देखने को मिलता था पहले, जहाँ पे बहुत अच्छी स्टोन की कार्विंग करी गई थी और स्तूप को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक्स टू मेक आर्टिफिशियल केव्स, और कुछ बिल्डिंग्स देखो, अभी तक हमने क्या समझा, आयरन पिलर के बारे में हमने पढ़ा अभी तक, उसके बाद हमने स्तूप के बारे में पढ़ा। स्तूप के बारे में अब थर्ड पॉइंट हमको बता रहा है कि कुछ दूसरी बिल्डिंग्स भी हमको देखने को मिलती हैं जो कि रॉक के अंदर होलो करके, बड़ी बड़ी रॉक्स के अंदर गड्ढा करके इनको बनाया जाता था, गुफाओं को, टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। सम ऑफ दीज वर वेरी इलेबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटिंग वॉल्स, और इन जो आर्टिफिशियल केव्स जो बनाई जाती थी रॉक्स को होलो करके, इसके अंदर हमको बहुत सारे डेकोरेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ पेंटिंग्स भी मिलती हैं इसकी वॉल्स पे। जैसे यहाँ लेफ्ट साइड में हमको ये अमरावती जो है वहीं का एक स्कल्पचर देखने को मिलता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। अब फोर्थ टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमको मंदिरों के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारे अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि उस टाइम पे बनाए गए, डेटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स। और इन मंदिरों के अंदर क्या होता था, जो मुख्य देवी देवता थे जैसे कि विष्णु, शिव, इन सब की पूजा करी जाती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज द रूम नोन एज गर्भगृह। अब गर्भगृह किसे किसे बोला जाता था, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वाज प्लेस्ड। जो मुख्य भगवान होते थे उस मंदिर के, जो भी मुख्य देवी देवता होते थे, उनको जहाँ पे प्लेस करा जाता था उसको बोला जाता था गर्भगृह। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डीटी। ये कौन सी जगह थी जहाँ पे जो पंडित वगैरह होते थे, प्रीस्ट वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, और जो डिवोटीज आते थे, जो भक्तजन आते थे, वो यहाँ पे पूजा करते थे। ऑफन एट द भीतर गांव अ टावर नोन एज द शिखर वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए भीतर गांव जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ के मंदिरों के स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिला कि यहाँ पे एक टावर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम आज के टाइम पे भी मंदिरों को देखते होंगे कि ऊपर ऐसे टावर जैसा स्ट्रक्चर बना होता है और नीचे इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, गर्भगृह होता है। तो वही हमसे बताया जा रहा है। ऑफन एट द भीतर गांव अ टावर नोन एज द शिखर वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह टू मार्क दिस आउट एज अ सैक्रेड प्लेस। Building शिखर्स रिक्वायर्स carefully planning,
मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड स्पेस नोन एज मंडप, इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। तो मंदिरों के बारे में हमको समझ में आया कि मंदिर का जो सेंटर होता था वहाँ पे गर्भगृह होता था, जहाँ पे मेन जो देवी देवताएं थे उनकी मूर्तियाँ होती थी, जहाँ पे प्रीस्ट जो हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और लोग पूजा किया करते थे। उसी के साथ साथ ऊपर हमको क्या मिलता है, शिखर देखने को मिलता है। और थर्ड हमको क्या बताया जा रहा है कि इसके आसपास भी कुछ इलाका होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, उसको क्या बोलते थे, मंडप। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। आगे बढ़ें तो फाइंड महाबलीपुरम एंड एहोल। इसको आपको मैप के अंदर देखना है कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, साउथ इंडिया में। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स, सम ऑफ दीज आर शोन हियर। तो यहाँ के जो मंदिर देखोगे तो आपको फाइन स्टोन्स के टेम्पल्स बने हुए मिलेंगे, ये सारे स्टोन्स के बने हुए हैं, तो वही हमसे बताया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो हाउ वर स्तूप एंड टेम्पल्स बिल्ट, कि किस तरीके से इनको बनाया जाता था। अब जितने भी हमने मंदिरों के बारे में, स्तूपों के बारे में पढ़ा, इनको बनाया किस तरीके से जाता था ये हमको अब समझना है। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूप और अ टेम्पल। कोई भी मंदिर या टेम्पल बनाने के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते थे। यूजुअली किंग्स और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। जनरली होता क्या था, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता था, तो राजा और रानी यही लोग डिसाइड करते थे कि हाँ मंदिर बनाना है या स्तूप को बनाना है कि नहीं बनाना। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। अब ये हमको प्रोसेस बता रहा है कि किस तरीके से इनको बनाया जाता था। तो सबसे पहले गुड क्वालिटी के स्टोन जो है उनको ढूंढा जाता था, उनको निकाला जाता था और ट्रांसपोर्ट करा जाता था जिस जगह पे वो बनाना है। दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। जिस जगह को चूज़ करा जाता था वहाँ पे लेके जाना है। फिर हेयर दीज रफ स्टोन्स ब्लॉक ऑफ स्टोन्स हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स। उसके बाद ये जो बड़े बड़े स्टोन्स लाए हैं इनको कार्व करके पिलर्स वगैरह बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, पैनल्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको वॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोर और सीलिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन। उसके बाद इनको कार्व करने के बाद बिल्कुल सही पोजीशन में लगाया जाएगा। तो जनरली ये जो स्तूप होते थे और ये जो मंदिर होते थे इनको बनाने का काम कौन करवाता था, किंग और क्वींस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर था। आगे बढ़ेंगे। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्कड टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। तो जनरली जो राजा रानी होते थे वो अपने ट्रेजरी से उससे पेमेंट करते थे इन क्राफ्ट पर्सन को, जो लोग इसमें काम करते थे। उसके अलावा जब डिवोटीज, जो भक्त लोग होते थे, जब वो टेम्पल को विजिट करने जाते थे या स्तूप को विजिट करने जाते थे, तो वो भी अपने साथ गिफ्ट वगैरह लेके जाते थे, जिसकी मदद से ये जो बिल्डिंग्स थी इनको डेकोरेशन वगैरह इन पैसों से हो जाता था, जो डिवोटीज लेके जाते थे दान के रूप में या गिफ्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची। तो देखोगे तो एक ग्रुप था आइवरी वर्कर्स का, उन्होंने सांची में जो गेटवे है उसको बनाने के लिए पैसा दिया था। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर मर्चेंट्स। कुछ व्यापारी भी थे जिन्होंने डेकोरेशंस वगैरह के लिए पैसा दिया करते थे। फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ, हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वीमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स। तो बहुत सारे लोग थे उसमें, चाहे मर्चेंट हो, चाहे फार्मर हो, चाहे परफ्यूम मेकर हो, इन सब के बारे में हमको पता लगता है क्योंकि जिन लोगों ने दान वगैरह दिया उनके बारे में हमको इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलता है। रेलिंग्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर हमको इनके बारे में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट ऑफ दीज बिल्डिंग्स, तो अगर आपको कभी मौका मिले कि आपको इस बिल्डिंग्स को विजिट करना है, तो रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्कड टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। तो वहाँ जाकर आप पढ़िएगा जरूर कि कितने ज़्यादा लोगों ने क्या करा, अपना योगदान दिया है इन चीज़ों को कंस्ट्रक्शन करवाने में और उसको डेकोरेट करने में। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेंटिंग। यहाँ तक हमने क्या करा, बिल्डिंग्स के बारे में पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि बिल्डिंग में हमने क्या पढ़ा, आयरन पिलर के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्तूप के बारे में पढ़ा, उसमें हमने ये जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में इसको देखा। उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल केव्स वगैरह थी, वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट थी, और उसके अलावा मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से इनको बनाया जाता था। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग। फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज 87। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट चैप्टर में हमने मैप पढ़ा था उसमें जाके अजंता को ढूंढना है। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स ओवर सेंचुरीज। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी केव्स देखने को मिलती हैं जो कि कई सेंचुरीज तक लोग केव्स को होलो करके यहाँ बनाया करते थे। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। इसमें से ज़्यादातर हमको जो गुफाएं मिली हैं, जो केव्स मिली हैं, वो मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स की,
क्योंकि जब हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी समझा था कि उस टाइम पे स्टार्टिंग फेज में लोग केव्स वगैरह में इनके सेटलमेंट को बनाया करते थे। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, और बहुत सारे के अंदर हमको पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एज द केव ऑफ डार्क इनसाइड। अब क्योंकि केव्स जो है वो अंदर से डार्क होती थी, क्योंकि अंदर अंधेरा हुआ करता था, तो ये जो पेंटिंग्स वगैरह हमको बनी हुई दिखती हैं इसके अंदर, इनको टॉर्च का यूज करके बनाया जाता था। और जो कलर्स इनके अंदर यूज करे गए हैं जो कि इतने ज़्यादा विविड हैं कि आज देखोगे 1500 साल बाद भी हम इनके कलर्स जो हैं वो डल नहीं हुए, पर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। इनको प्लांट्स और मिनरल्स से बनाया जाता था। और जिन आर्टिस्ट्स ने इनको बनाया, जो इतना अच्छा स्प्लेंडेड वर्क इन लोगों ने करा, वो आज तक अननोन है। हमको पता नहीं चल पाया है कि ये जो पेंटिंग्स बनाई हैं किन आर्टिस्ट ने बनाई हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो ये पेंटिंग लगभग 1500 साल पुरानी आपको दिख रही है, और इनके कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट हैं कि आज तक इनकी खूबसूरती हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है बुक्स। अभी हमने बिल्डिंग के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा हमको दे रखा था पेंटिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में बहुत सारी बुक्स, एपिक्स जिसको हम महाकाव्य बोलते हैं, ये बहुत लिखे गए। एपिक्स जो है वो ग्रैंड होते थे, बहुत लंबे लंबे कंपोजिशन में इनको लिखा जाता था। अबाउट हीरोइक मैन एंड वीमेन, तो आदमी होते थे जो औरत होते थे उनकी वीर गाथाओं के बारे में होता था, यहाँ तक कि गॉड्स के बारे में भी इन बुक्स के अंदर लिखा होता था, इन एपिक्स के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक फेमस तमिल एपिक के बारे में लिखा है जिसका नाम क्या है, ये थोड़ा साउथ की लैंग्वेज है, तो सिलप्पादिकरम वाज कंपोज्ड बाय पोएट इलांगो। अब यहाँ से हमको ये याद रखना है कि सिलप्पादिकरम ये किसने लिखा है, इलांगो ने, अराउंड 1800 ईयर्स एगो। It is the story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi। तो बेसिकली इसके अंदर एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है कोवलन। कोवलन जो है वो एक पुहार में रहता है, पुहार जिस जगह का नाम है जहाँ पे वो रहता था, और उसका एक कॉर्टिशन से प्यार हो जाता है जिसका नाम है माधवी। हालांकि उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है कन्नगी। तो कन्नगी को एज अ वाइफ होते हुए वो क्या करता है, माधवी से प्यार करने लगता है। बट बाद में क्या होता है, कन्नगी जो है और उसका पति दोनों साथ में पुहार को छोड़ देते हैं एंड वेंट टू मदुरई, और मदुरई में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब वो और उसकी वाइफ ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, मदुरई में। और वहाँ पे जाते ही उसके ऊपर एक चोरी का केस लग जाता है। तो जो उसके कोर्ट का ज्वेलर होता है पांडे किंग का, वो उसके ऊपर मुकदमा लगा देता है कि इसने ज्वेलरी चोरी करी है। द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम। कन्नगी जो उसकी वाइफ थी, जो कि ये जानते हुए कि उसका पति किसी और से प्यार करता था, उसके बावजूद उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और एंगर होता है, और इस इनजस्टिस के खिलाफ वो क्या करती है, पूरे मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये कहानी हमको कहाँ देखने को मिली, सिलप्पादिकरम, जो कि इलागो ने लिखी है। ये एक तमिल एपिक है। यहाँ हमको कहानी याद नहीं रखनी, खाली हमको ये नाम याद रखना है कि ये जो एपिक है किसने लिखा था, इलांगो ने। आप इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, इसकी कोई नीड नहीं है। अनदर तमिल एपिक तमनी मिकलई was composed by Satnar about 1400 years ago. This describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi। अब इनके अंदर जो कोवलन था, जो व्यापारी था, और उसके साथ साथ वो जिससे प्यार करता था, इन दोनों की बेटी की स्टोरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमको खाली इतना याद रखना है कि जो ये वाली एपिक थी किसने लिखा था, सत्यनार ने। मणिमेकलई सत्यनार द्वारा कंपोज करी गई थी। These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries। अब ये जो compositions इन लोगों ने करी, ये चीज़ें कई सेंचुरीज पहले खो चुकी थी, बट हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू इसको दोबारा से हमने रीडिस्कवर करा है कुछ साल पहले ही। यानी कि एपिक्स खो चुके थे, बट हमको इंस्क्रिप्शंस वगैरह के थ्रू इसको रीडिस्कवर करा है, जिससे हमको इसको दोबारा से राइट करने में मदद मिली है। अदर राइटर्स सच एस कालिदास रोट इन संस्कृत। उसी के साथ साथ कालिदास, जिनकी बुक का नाम था मेघदूत, ये इन्होंने लिखी है संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पे ये 3 नाम हमको याद रखने हैं। सिलप्पादिकरम इलागो ने लिखी है, सॉरी कंपोज करी है या लिखी है। मणिमेकलई सतनार ने, और कालिदास ने क्या लिखी है, मेघदूत। ये 3 नाम हमको याद रखने हैं यहाँ से। यहाँ पे मेघदूत का एक पोएम लिखी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज।
अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि बहुत सारे हमको हिंदू पुराण्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलती है, उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। तो बहुत सारी हमने हिंदू क्या है स्टोरीज के बारे में सुना होगा, रिलीजियस स्टोरीज के बारे में जो कि सर्कुलेशन में रहती हैं आज के टाइम पे भी, पहले भी उनको इसी टाइम लिखा गया था, पहले के टाइम पे। दीज इंक्लूड द पुराण्स, जिसमें से पहला आता है पुराण। पुराण का लिटरली मतलब क्या होता है? ओल्ड। पुराण का मतलब होता है ओल्ड। और ये जो पुराण होते थे इसके अंदर क्या होती थी? स्टोरीज होती थी अबाउट गॉड एंड गॉडिस। तो देवी देवताओं की स्टोरीज होती थी, जैसे कि विष्णु के बारे में, शिव के बारे में, दुर्गा, पार्वती। और इसके अंदर ये डिटेल्स भी लिखी हुई होती थी कि इन देवी देवताओं की पूजा किस तरीके से करनी है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। उसके अलावा देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। तो बेसिकली पुराण के अंदर हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इसके अंदर देवी देवताओं के बारे में स्टोरीज हैं, इनको किस तरीके से पूजना है, कैसे वर्शिप करनी है इनकी, उसके बारे में लिखा होता है। और उसी के साथ साथ ये दुनिया किस तरीके से बनी और राजाओं वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत। ये पुराण जो थे इनको सिंपल संस्कृत भाषा में लिखा गया, सिंपल संस्कृत श्लोक के रूप में लिखा गया। एंड वर मीन टू बी हर्ड बाय एवरीवन, जिससे कि हर कोई इसको इजीली समझ सके, सुन सके। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट। पुरोहितों द्वारा इसको टेम्पल्स में क्या करा जाता था? रिसाइट करा जाता था, जिससे कि लोग आते थे और इनको सुनते थे। आगे बढ़े तो पुराण का मतलब समझ गए होगे आप कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और कौन सी भाषा में इसको लिखा गया था। द टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैव बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसके बारे में आप बहुत सारे लोग क्या हैं फेमिलियर होंगे। महाभारत और रामायण। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन कौरव एंड पांड्यास। तो महाभारत के अंदर क्या है? स्टोरी है जिसमें वॉर होती है कौरव और पांड्याओं के बीच में, जो कि कजिन्स थे, भाई थे, चचेरे भाई। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुज एंड दियर कैपिटल हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर की थ्रोन को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो हालांकि ये स्टोरी क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, बट जिस रूप में हम इसको आज पढ़ते हैं ये लगभग आज से 1500 साल पहले लिखी गई थी। बोथ द पुराण्स एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाई व्यास। तो जो हमने अभी पुराण के बारे में देखा, पुराण और महाभारत, इन दोनों को कंपाइलेशन किसने करा था? व्यास जी ने करा था। और जो भगवत गीता के बारे में आपने सुना होगा, भगवत गीता जो है वो महाभारत के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो महाभारत के अंदर ही है भगवत गीता। रामायण इज अबाउट लॉर्ड राम, अ प्रिंस ऑफ कौशल, जो कि कौशल के प्रिंस थे और इनको क्या करा जाता है? एग्जाइल में भेज दिया जाता है और उनकी वाइफ जो सीता होती है उनको रावण हरण कर लेता है और उनको फाइट करनी पड़ती है, बैटल, उनको वापसी लाने के लिए। जब वो जीतते हैं तो वापसी आते हैं अयोध्या, जो कि कैपिटल थी कौशल की। आफ्टर हीज विक्ट्री लाइक द महाभारत दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटन डाउन। सेम जैसे महाभारत एक ओल्ड स्टोरीज थी बट अब हमको लिखी हुई रूप में मिलती है, सेम उसी तरीके से रामायण भी बहुत पुरानी स्टोरी है, इसको अब लिखा जा चुका है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। तो जो संस्कृत में रामायण हमको मिलती है उसके ऑथर कौन है? वाल्मीकि। ये याद रखना है हमको कि जो पुराण थे और महाभारत थी उसका कंपाइलेशन व्यास जी ने करा था, और रामायण जो था उसका कंपोजिशन या ऑथर कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट आगे बढ़ें, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल जो थे इनके द्वारा लिखी गई, बोली गई या प्ले करी गई, जिनके बारे में हमको बुक्स वगैरह मिलती हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collection of stories. तो जो भी चीज़ ये लोग करते थे, चाहे वो स्टोरी सुनाते थे, पोएम को कंपोज करते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे उस टाइम के, गाने गाया करते थे, डांस करते थे, परफॉर्मेंस को प्ले करते थे, ये सारी हमको कलेक्शंस के अंदर मिलती है, बुक्स के अंदर मिलती हैं। जैसे स्टोरीज सच एज जटाका और पंचतंत्र। तो जटाकाज और पंचतंत्र के अंदर हमको ये सारी, इसका एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमको पता लगता है। जटाका स्टोरी के बारे में आपने सुना होगा, ये बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई बुक है, बुद्धिज़्म। और वहीं पंचतंत्र की बात करें तो ये भी स्टोरीज होती हैं जिनके अंदर एनिमल्स वगैरह को ज़्यादा यूज करा गया है स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए। विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। स्टोरीज फ्रॉम जटाकाज वर ऑफन सोज ऑन द रेलिंग्स ऑफ द स्तूपास and in paintings in places such as Ajanta.
तो जटाकाज स्टोरी हमको कहाँ देखने को मिलती है? रेलिंग्स पे भी मिलती हैं स्तूपा के, उसी के साथ साथ बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि जैसे अजंता के अंदर जो केव्स हैं उसके अंदर भी हमको जटाका स्टोरीज के बारे में पता लगता है, क्योंकि ये जैनिज्म से जुड़ी हुई थी और ये जो स्तूप होते हैं ये भी जैनिज्म के, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये जो स्तूप होते थे ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, और अजंता के अंदर जो केव्स वगैरह होती थी वो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ आपको कि एक बार की बात है, ग्रेट लॉयन किंग कह रहा हूँ, मंकी किंग होता है जो कि गंगा के किनारे रहता था हिमालयस के पास। जैसे ही हिमालय है यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो यहाँ पे एक बंदर राजा रहता था, उसके लगभग 80,000 और बंदर रहते थे उसके फॉलोवर्स। यहाँ पे एक आम का पेड़ होता है जिस पे बहुत मीठे आम जो है वो उगते हैं। एक दिन ये आम गिर के क्या होता है, नदी में बहते 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 एक राजा के पास चला जाता है जो कि कहाँ के थे, वाराणसी के। तो जब वो राजा उस आम को खाता है तो उसको बड़ा टेस्टी लगता है, और अपने जो सैनिक होते हैं उनसे जाके बोलता है कि क्या तुम पता कर सकते हो कि ये जो आम है इसका पेड़ कहाँ है? तो वो लोग ढूंढते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं, हिमालय में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही राजा, उसके सैनिक जो होते हैं वो बैठ के आराम से आम को खा रहे होते हैं। बट राजा की नज़र रात के टाइम जब ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि जो मंकीज़ हैं वो भी फ्रूट्स का मज़ा ले रहे हैं, और अगर ये भी फ्रूट्स को खाने लगेंगे तो ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जब रात के टाइम किंग को पता लगता है कि मंकीज़ जो हैं वो भी खाने का मज़ा ले रहे हैं, फ्रूट का मज़ा ले रहे हैं, आम का, तो वो डिसाइड करता है कि हम इनको मार देंगे। However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers. तो जैसे ही मंकी का जो राजा होता है उनको पता लगता है कि ये सारे बंदरों को मारने वाले हैं, तो वो क्या करता है, पेड़ की जो टहनी होती है उसको तोड़ के एक रास्ता बनाता है ताकि उस पार जा सके नदी के, और इसको जोर से पकड़ लेता है जिससे ये सारे बंदर जो इसके साथ के होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, और इतनी देर तक वो पकड़े 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 थक जाता है और उसकी लास्ट में मौत हो जाती है। बाकी बंदरों को बचा लेता है बट खुद नहीं बच पाता। तो वो क्या करता है, ब्रोक ऑफ कर देता है ब्रांचेस ऑफ द मैंगोज ट्री एंड ट्राइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ताकि रिवर को क्रॉस करा जा सके। और उसका एक कोना क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है, और इतना लंबे समय तक होल्ड करने की वजह से वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाता है और नीचे गिर जाता है थक के। तो जब वो किंग जो राजा था वो जब ये चीज़ें देखता है तो वो ट्राई करता है कि उसको दोबारा से रिवाइव करा जा सके, उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, बट वो बंदर क्या है, बेचारा मर जाता है। लेकिन जो राजा होता है वो उसको फुल रिस्पेक्ट देता है। जैसे इस इमेज के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये राजा बैठ के आम खाते हुए दिखा होगा और यहाँ मंकीज जो है वो घूम रहे हैं। तो इस टाइप की स्टोरीज हमको बुक्स के अंदर मिलती हैं उस टाइम की। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जिस तरीके से हमने बहुत सारी बुक्स देखी जो रिलीजन से रिलेटेड थी, उसके साथ साथ लोगों की लोकल स्टोरीज से रिलेटेड थी, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है उसके अंदर खाली यही सारी स्टोरीज थी। उसके साथ साथ हमने क्या करा, उस टाइम पे एंशिएंट पीपल जो थे हमारे, उन्होंने साइंस के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, बहुत सारी बुक्स का इन्होंने क्रिएशन करा। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टम। तो ये नाम याद रखना है हमको, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी बुक आर्यभट्टम। और आर्यभट्ट क्या थे, एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। और इन्होंने सोचो उस टाइम पे ये चीज़ें बता दी हमको कि डे और नाइट क्यों होते हैं। इन्होंने ये चीज़ बता दी कि जो डे नाइट हमको दिखता है कि सूरज इधर से उधर को जा रहा है, ये सूरज इधर उधर नहीं जा रहा, ये डे नाइट किसकी वजह से हो रहा है, जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है उसकी वजह से। उसी के साथ साथ इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया एक्लिप्स का। हालांकि कहानियों में तो बताते हैं कि उसकी और उसकी लड़ाई हो गई, दो राक्षसों की लड़ाई हो गई और ग्रहण लग गया, बट इन्होंने क्या करा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया एक्लिप्स का। उसी के साथ साथ सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला, पाई की वैल्यू इन्होंने ईजाद की, विच इज़ नियर बाई एंड एक्यूरेट एज अ फॉर्मूला वी यूज टुडे। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि उस टाइम पे साइंस से रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स थी, जिसमें एग्जांपल आते हैं आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने अपनी बुक्स के अंदर दिन और रात क्यों होते हैं ये बता दिया। उसी के साथ साथ इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि ग्रहण क्यों लगता है। उसी के साथ साथ सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का, जो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं, उसका तरीका बता दिया। और यही नहीं, जीरो का जो सिंबल होता है उसका आविष्कार भी किन्होंने करा था, आर्यभट्ट नहीं करा था। वराहमित्र, ब्रह्मगुप्त and Bhaskaracharya were some of other mathematicians and astronomers who made several discoveries। और भी लोग थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ हमको जीरो के बारे में लिखा है,
While numerals had been used earlier, mathematician in India now invented a special symbol for zero. This system of counting was adopted by the Arabs and then spread to Europe. तो जीरो का सिंबल कहाँ से आया? इंडिया के अंदर से आया, जिसको पहले अरब्स ने अडॉप्ट करा और अरब से धीरे धीरे पूरे यूरोप में, और आज के टाइम पे देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में यही सिंबल फॉलो करा जा रहा है जीरो का। रोमन्स जो थे वो बिना जीरो के भी क्या करते थे, काउंटिंग जो है उसको करा करते थे, बट ये जीरो का सिंबल आने से सबने इसको अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि रोमन में देखोगे तो 10 पहले को ऐसे लिखते हैं, दूसरे को ऐसे, 5 को ऐसे, 10 को ऐसे, तो ये बिना जीरो के सिंबल के भी अपने नंबर्स को लिखा करते थे। बट जब से जीरो आया, जब से आर्यभट्ट ने जीरो का सिंबल दिया, उसके बाद से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है और आज भी हम जीरो का यही सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट कुछ देखेंगे, आयुर्वेदा के बारे में लिखा है। आयुर्वेदा इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट हैज डेवलप्ड इन एंशिएंट साइंस। आयुर्वेदा को देखोगे आज के टाइम पे भी हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, जिसको एंशिएंट टाइम में ही डेवलप कर लिया गया था। टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया वर चरक एंड सुश्रुता। तो चरक और सुश्रुता के बारे में लिखा है कि ये दो क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिशनर थे। सॉरी, लास्ट चैप्टर में एक बार मैंने चरक संहिता के बारे में भी आपको बताया था कि जिसके अंदर उन्होंने हड्डियों की संख्या लिखी थी। तो कमेंट में बताना कितनी हड्डियां बताई थी इन्होंने ह्यूमन बॉडी के अंदर। चरक ने क्या लिखी? चरक संहिता लिखी, और किसके ऊपर बेस्ड है? मेडिसिन के ऊपर बेस्ड है। वहीं दूसरी देखोगे, सुश्रुत संहिता किसने लिखी? सुश्रुत ने, और ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करती है। सोचो उस टाइम पे भी लोग क्या करते थे, सर्जरी के ऊपर बुक लिख दी कि किस तरीके से सर्जरी करी जाती है। तो ये दो नाम हमको याद रखने, एक चरक जी का और दूसरा सुश्रुत, इनका नाम याद रखना है, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के बारे में। ये एक मेडिकल बुक है और ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताती है। तो यही सब था हमारे इस चैप्टर के अंदर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमारी जो क्लास 6 हिस्ट्री की जर्नी है वो कंप्लीट होती है। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।